नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करेंगे। उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की टीम जो है उनकी जांच कर रही है। हेलीकॉप्टर से दिल्ली पहुंचे हैं वो। 18 दिसंबर को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और सीएम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो आइसोलेट थे। रविवार शाम 4 बजे एडमिट हुए थे सीएम। और जब हम कल की बात कर रहे हैं, लेकिन तबीयत थोड़ी सी और ख़राब होती है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया जाता है। पहले वो कोविड पॉजिटिव आए, आपने देखा, फिर वो बहुत जल्द ठीक भी हो गए क्योंकि सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन अभी कुछ इन्फेक्शंस की बात हो रही है और उसके बाद जो है उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। वो दिल्ली आए हैं और एम्स में भर्ती हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना के बाद दिल्ली लाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफिले के माध्यम से, एक एम्बुलेंस के माध्यम से, इसी एम्बुलेंस में जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ पर आपने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को एम्बुलेंस से लाया गया है। यहाँ पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। हालांकि 18 दिसंबर को जब उनको कोरोना हुआ था उस वक्त उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन कल फिर कुछ तबीयत में खराब होने के कारण कल फिर उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और वहां पर डॉक्टरों की सलाह के बाद स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए या विशेष सलाह के लिए, चिकित्सीय सलाह के लिए यहाँ पर दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है, जहाँ पर उन्हें भर्ती करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफिले को पहले में उन्हें एयरलिफ्ट करवा करके पहले देहरादून से दिल्ली एयरपोर्ट पे लाया गया और दिल्ली एयरपोर्ट में से एम्बुलेंस के माध्यम से, काफिले के माध्यम से यहाँ पर एम्स ट्रॉमा सेंटर में जो उत्तराखंड के सीएम हैं उन्हें लाया गया है, उनके काफिले को। अब जो अभी दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर ले जा रहा है जो पूरा जो काफिला है, उत्तराखंड सरकार का काफिला है या फिर जो डॉक्टरों का जो टीम है वो यहाँ पर उन्हें लेकर के आई हुई है, जहाँ पर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया जाएगा या जो चिकित्सक हैं उनसे विशेष तौर पर उन्हें ट्रीट कराया जाएगा। उन्हें जो कहा जा रहा है कि लंग्स में हल्का सा इन्फेक्शन आया हुआ है, जो अभी तक माना जा रहा है कि बहुत ही कंट्रोल में है, प्रारंभिक स्तर पर है, उसकी इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो अब एम्स में के ट्रॉमा सेंटर में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुँच गए हैं, जहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। कैमरा रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पहले कोविड पॉजिटिव आए थे, उसके बाद देखिए दून अस्पताल से जब निकले सीएम, उसके बाद हेलीकॉप्टर से दिल्ली रवाना हुए और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया। पहले पॉजिटिव हुए, आपने देखा, और उसके बाद होम आइसोलेशन में रहे क्योंकि सिम्टम्स नहीं थे। जल्द ठीक हुए, लेकिन उसके बाद तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई। फिर दून अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से सलाह मशवरा के बाद दिल्ली एम्स जो है ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, जब वो निकले फिर हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली रवाना हुए और फिर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुए। डॉक्टरों की जितनी भी सलाह है, सबका ये कहना था कि भाई एक बार पूरा चेकअप जो है एम्स में कराया जाए और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम सबसे बातचीत करके ये है कि एहतियात के तौर पे जो है एम्स में गए हैं और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में सारे टेस्ट करने के बाद मुख्यमंत्री जी फिर अपने काम पे लग जाएंगे। यहाँ पर भी सर टीम रखी गई है निगरानी के लिए? निश्चित रूप से वहाँ भी बात हो गई है और आज हम सब लोगों ने उनसे बात की है और कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, घबराने की बात भी नहीं, बिल्कुल वो स्वस्थ हैं और उनके धर्मपत्नी भी और बच्ची भी साथ में गई है और मुझे लगता है कि 1 आध दिन टेस्ट होने के बाद फिर अपने काम पे वो लौट जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरि ने सीएम त्रिवेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कोरोना हुआ और आज उन्हें जो है, आज जैसा आपने कहा कि दिल्ली एम्स में ले जाया गया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जो है वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और जो दायित्व उन पर है, जो जिम्मेदारी उनकी है, उस जिम्मेदारी का वो आगे भी निर्वहन करें। के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अस्वस्थ होने पर मेरी उनकी वार्ता अभी फ़ोन पे हुई, उनके स्वस्थ होने की कामना की और सभी संतों की तरफ से उनको आशीर्वाद दिया कि आप अतिशीघ्र स्वस्थ होकर के अपने कार्य में लग जाएं। और विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विनीत से बात करते हैं। विनीत, कोई हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ या किसी तरह का कोई स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की हेल्थ को लेकर?
आज ये जीनत निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले ही मैं उत्तराखंड के सीएम को यहाँ पर यहाँ पर लाया गया है। अभी उनकी जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है। हमारी एम्स के डॉक्टरों के से की जो टीम है उनसे बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी उनके स्वास्थ्य का जाँच हो रहा है। स्वास्थ्य की जाँच के बाद ही जब परिणाम आएंगे उसके बाद हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन जो अभी कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो स्थिर बना हुआ है और जो कुछ टेस्ट हैं, क्योंकि हमारी जो बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि विशेष एडवाइस के लिए, विशेष परामर्श के लिए उन्हें यहाँ पर लाया गया है। तो विशेष एडवाइस जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि जब हमने देखा कि 18 तारीख को वो कोविड पॉजिटिव हुए थे तो कोई सिम्टम नहीं था, जिसके कारण वो होम आइसोलेशन में थे। फिर कल अचानक उन्हें कुछ तकलीफ महसूस हुई, उसके बाद उन्हें दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और दून अस्पताल से रेफर किया गया है, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली के एम्स में उन्हें बेहतर इलाज और बेहतर परामर्श मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर दिल्ली के एम्स में लाया गया है और यहाँ पर अभी डॉक्टरों की टीम जो है वो अभी उन्हें अपने पूरे निगरानी में रखे हुई है और पूरी जो प्रारंभिक जांच है, जैसा कि कहा जा रहा है कि होल बॉडी चेकअप किया जाएगा, पूरे शरीर की जांच की जाएगी और उसके बाद ही हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। हालांकि अभी डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति जो है वो अभी स्थिर है, कोई ऐसी जो सिम्टम्स हैं या कोई ऐसी तकलीफ जो है तो क्या वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा विनीत कि शायद शाम तक कुछ रिपोर्ट्स आ जाएं या कोई इंफॉर्मेशन हेल्थ से जुड़ी हुई, क्योंकि अब जैसे हम मंत्री जो है उनको भी सुन रहे थे कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक इन्फेक्शन से और 2-3 दिन में वो वापस भी आ जाएंगे। जी निश्चित तौर पर अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही, लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद उनकी टेस्ट की जाएगी। टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी किया जाएगा। तो हमें निश्चित तौर पे आसाम तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जो डॉक्टरों की टीम है उनसे जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि कोई ऐसी मेजर बीमारी अभी दिख नहीं रही है, लेकिन पूरी सघन जाँच में डॉक्टरों की टीम जो है उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। ठीक, आपसे हम अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अभी टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है और उसके बाद शाम तक रिपोर्ट आएगी। तो हो सकता है कोई हेल्थ बुलेटिन जो है वो सामने आए ताकि हम प्रदेशवासियों को बता सकें। तो ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब दून अस्पताल से मुख्यमंत्री निकले थे और देखिए उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया था। फिर हेलीकॉप्टर से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और फिर जब एम्स में लाया गया उनको ट्रॉमा सेंटर में, तो वो जो गाड़ियां आई, पूरा जो काफिला था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया थोड़ी तबीयत खराब है तो प्रदेशवासी भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। साधु संतों का आशीर्वाद भी उनके साथ है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इस मौके पर देहरादून के प्रदेश ऑफिस में तिरंगा फहराया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इसके बाद प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। प्रीतम सिंह ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वो कांग्रेस के विचार को आगे बढ़ाए और पार्टी को मजबूत करें। तरीके से देश के अंदर परिस्थितियां पैदा हो गई है, मैं समझता हूं कि ये शुभ संकेत नहीं है और कांग्रेस के साथियों का दायित्व बनता है और उन्होंने आज शपथ भी इस बात की ली है कि इस राष्ट्र के निर्माण में हम निश्चित रूप से अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम करेंगे, राष्ट्र को एक रखने का काम करेंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस स्थापना दिवस पर बधाई दी और कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय जीवन की एक मुख्य विचारधारा है। आज हम जो है कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। भारत के राष्ट्रीय जीवन की एक मुख्य विचारधारा है। एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड कहा जाना चाहिए। आज हम अपनी स्थापना का 136वां वर्ष मना रहे हैं। मैं सारे देशवासियों को, विशेष तौर पर कांग्रेस जनों को इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में मौसम तो सर्दियों का है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं वो सियासी गर्मी बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि सभी अपने बयानों से हांडी चढ़ा रहे हैं। देखिए जरा।
कहते हैं न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट। कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तराखंड कांग्रेस में। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फंसी कांग्रेस के बड़े नेता दावे कर रहे हैं 2016 में कांग्रेस छोड़कर जा चुके चंद एमएलए कांग्रेस में आने को बेताब हैं। हालांकि इस दावे का आधार न इंदिरा हृदय के पास है और न अब हरीश रावत के पास। भाजपा में बड़ी टूट हो रही है, तो ये उत्तराखंड में भी और लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छा वो है। हम ऐसा जिस भी उसके हैं तो जल्दी चीजों को मैटेरियलाइज करना चाहिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है जो पार्टी पहले अपना घर नहीं संभाल पाई वो अब सपनों में जी रही है। खामखा बयानबाजी करके प्रदेश का वातावरण खराब कर रही है। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई परेशानी नहीं है। देखें, भारतीय जनता पार्टी का आदमी टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूत हैं और अपनी जगह खड़े हैं। ये ख्वाब देख रहे हैं, एक न्यूसेंस क्रिएट करना है लोगों में, तो इसलिए एक सपूगा छोड़ दिया। दरअसल कांग्रेस 2014 के बाद से ही केंद्र और प्रदेश में लगातार कमजोर होती चली गई। अब किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठी पार्टी दूसरे घर में टकटकी लगाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कूल कूल हुआ उत्तराखंड का मौसम। चक्राता में बर्फ से लकदक पहाड़। सफेद चादर से ढक गया चक्राता। पहाड़ पर जहां देखो बर्फ ही बर्फ। मकान, पेड़ और पहाड़ बर्फ से ढके। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी के लुत्फ। भारी बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। तो पहाड़ पर हुई बर्फबारी के बाद उत्तराखंड का चक्राता और चमकने लगा। बर्फबारी का आलम यह है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। आंखों को सुकून देती बर्फबारी की ये दिलकश तस्वीरें उत्तराखंड के चक्राता से आई हैं। सोमवार को भारी बर्फबारी हुई तो चक्राता के पहाड़ बर्फ से लकदक नजर आए। बाजार में लगभग 1 फीट तक बर्फ जम गई और ऊंचे पहाड़ों के हाल तो पूछिए मत। सिर्फ ये तस्वीरें देख लीजिए और कल्पना कीजिए कि इस वक्त चक्राता का मौसम कितना हसीन होगा। चक्राता और आसपास के इलाकों में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इससे पूरा क्षेत्र भीषण शीतलहर की चपेट में नजर आ रहा है। स्थानीय लोग थोड़ा परेशान जरूर हैं, लेकिन पर्यटकों की मौज हो गई है। लोगों ने नए साल पर चक्राता जाने के लिए बैग पैक करने शुरू कर दिए हैं और इससे वहां के व्यापारी भी काफी खुश हैं। ग्रामीणों को घरों में कैद होकर अंगीठी या हीटर आदि के सहारे ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद बढ़ गई है। बंद मार्गों को खोलने के लिए प्रशासन भी प्रयास करने लगा है, लेकिन लोगों में बर्फबारी को लेकर उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उम्र के हर वर्ग के लोग बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो प्रदेश में शीतलहर लगातार लोगों को परेशान कर रही है। मसूरी चक्राता में हुई बर्फबारी का असर मैदानी जिलों में भी देखने को मिल रहा है और देहरादून समेत आसपास के इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि अभी कोहरा यहां पर लगातार बना ही रहेगा। 29 तारीख की दोपहर के बाद मौसम के साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। सुबह से ही कोल्ड वेव कंडीशंस बनी हुई है। ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी जिलों में देखने को मिल रहा है और देहरादून में सुबह से ही शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 29 तारीख की दोपहर के बाद ये कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो साफ होगा। हालांकि हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में कोहरा लोगों की परेशानी लगातार बढ़ाता रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है कि मैदानी जिलों में जहां बारिश हो सकती है वहीं ऊपरी इलाकों में आज शाम से और बर्फबारी देखने को मिल सकती है और ये ऊंचाई 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो इलाके हैं वहां पर ये कहा जा रहा है कि बर्फबारी और बारिश फिर से देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो एक तरफ जहां चक्राता में बर्फबारी देखने को मिल रही है तो वहीं पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम नैनीताल में पिछले कुछ सालों से बर्फबारी ना के बराबर हो रही है। अब क्या है इसके पीछे की वजह, हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिसंबर का महीना जाने को है लेकिन नैनीताल में बर्फबारी का अब भी इंतजार ही हो रहा है और बर्फबारी नहीं होने का असर नैनी झील पर साफ नजर आ रहा है। झील में 6 फीट पानी कम होने से चिंता बढ़ने लगी है। पिछले कुछ सालों में 2019 को अगर छोड़ दिया जाए तो नैनीताल में दिसंबर के महीने में बर्फबारी जनवरी से फरवरी में खिसकने लगी है। साल 2008 में 25 जनवरी और 3 फरवरी को हल्का स्नोफॉल हुआ तो 2009, 2010, 2011 में बर्फबारी नहीं हुई। देखिए, अगर बर्फबारी कम होगी तो निश्चित तौर पर जो हमारा भूजल है, भूजल में कमी आएगी और दूसरा बर्फबारी के एक तात्कालिक फायदे ये हैं कि जो आपके कीटाणु हैं जो वो खत्म हो जाते हैं और तमाम बीमारियां वो जो कीटाणु जनित बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं। दरअसल नैनीताल में एक दौर में 5 फीट से ज्यादा बर्फबारी होती थी। 1997 के बाद इसमें लगातार कमी देखने को मिली है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का इन इलाकों में कमजोर होने के चलते ठंड के दौरान बारिश और बर्फबारी में कमी आई है। बर्फबारी जो है जनवरी फरवरी की ओर शिफ्ट हो रही है। ज़्यादातर बर्फबारी जनवरी फरवरी में ही होती है नैनीताल में और इस बार अगर बरसात होती है तो संभावनाएं हो सकती हैं कि दिसंबर अंत तक हो जाए या जनवरी प्रारंभ में। बहरहाल पर्यावरण में बदलाव वैश्विक चिंता तो है ही, लेकिन अगर हम पर्यावरण के प्रति अब भी जागरूक नहीं हुए तो परिणाम और ज्यादा घातक हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। देर रात बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में एक मैक्स गाड़ी खाई में गिर गई। 3 लोग जख्मी हुए, एक महिला की मौत हो गई मौके पर ही। चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को मुख्यालय रेफर किया गया है। तो बागेश्वर में खाई में गाड़ी गिर गई जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। ड्राइवर जो था वो मौके से लापता हुआ है, कहा जा रहा है कि वो भाग गया है। उधर सचिवालय से सोमवार को एक बार फिर से हनी बैगर यानी कि बिज्जू पकड़ा गया। सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार से 5वीं बार बिज्जू पकड़ा गया है। फॉरेस्ट टीम ने बिज्जू को पिंजरे में कैद कर जंगल में छोड़ दिया है। ये सीवेट कैट है। इसकी सूचना अभी सुबह हमें 9:30 बजे मिली सचिवालय से। हमने केस लगाया था। अभी हफ्ते 10 दिन पहले हमने एक सीवेट पकड़ा। उससे पहले भी हम 4 पकड़ चुके हैं। जो हमारा सचिवालय में हमारा जो है मीटिंग हॉल है उसमें फॉल सीलिंग में ये रहते हैं और ये हमारा 6ठा बिज्जू है जिसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। अब इसको छोड़ने आ रखे हैं हम जंगल में। उधर अल्मोड़ा जिले में हजारों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है जिसमें 1163 किसानों को कृषि विभाग ने नोटिस दे दिया है। नोटिस दिया गया है वो ये कि जो इनकम टैक्स भरते हैं और कुछ लोग तो किसान ही नहीं है। कृषि विभाग के नोटिस के बाद हड़कंप मचा हुआ है और 19 लोगों ने 78,000 रुपए वापस भी कर दिए हैं। कृषि विभाग ने राज्य सरकार को धनराशि वापस भेज दी है।
मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के लगभग जो है 1163 ऐसे कृषक थे या ऐसे लोग हैं जिनके खाते में जो है वो धनराशि जा चुकी है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, या ऐसे हैं जिनकी की आय जो है वो 10,000 रुपये से अधिक है। तो इसके अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं उनसे धनराशि वापस ली जाए और जो स्टेट को वापस की जाए। इसके अंतर्गत आज की तिथि तक जो है वो 19 लोगों की धनराशि हमारे पास वापस आ चुकी है, 78,000 रुपये, जिसको कि हमने स्टेट को वापस कर दिया है। उत्तरकाशी डूंडा ब्लॉक के देवीधार में आयोजित स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 400 ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और निशुल्क दवा ली। शिविर में सामान्य रोगों के अलावा शुगर और ईसीजी जांच भी की गई। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ऑल वेदर रोड के निर्माण में लगी कंपनी ने किया। मैं पूरे उत्तराखंड में कैंप में जाता हूं, हर महीने 7 दिन में कैंप में ही रहता हूं, जिससे कि जो लोग कोरोना की डर की वजह से शहरों में नहीं आ सकते हैं या टेस्ट नहीं करा सकते, मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, कुछ समाज सेवा कर सकूं। हमारी कंपनी के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क दवाई वितरण किया जा रहा है और निःशुल्क हमारे डॉक्टर साहब लोगों द्वारा यहाँ पे ओपीडी की जा रही है। उधर कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट और यहां मौजूद इंटरप्रिटेशन सेंटर की दीवारों पर वन्य जीव और प्रदेश की संस्कृति जीवंत हो गई है। यहां इन दिनों इन्हें वॉल पेंटिंग से सजाया जा रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति के साथ ही कॉर्बेट की वाइल्ड लाइफ को दीवारों पर उकेरा जा रहा है, जिसमें प्रकृति के रंग तो हैं ही, साथ ही प्रदेश के पर्यटक स्थलों को भी दर्शाया गया है। हमने यहाँ पर पेंटिंग में दिखाया है कॉर्बेट के हैबिटेट को, यहाँ के जंगल और यहाँ के जानवरों को बारे में, और हमारी उत्तराखंड की कला और संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया है म्यूजियम के अंदर के बाहर दीवारों पे। उधर विकासनगर मुख्य बाजार में उस वक्त हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई जब एक आवारा पशु हंगामा करते हुए दुकान में घुस गया। पशु ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दुकान में मौजूद लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। बाद में लोगों ने पशु को पकड़कर किसी तरह शहर से खदेड़कर जंगल की तरफ भेजा। आवारा पशु है, ये रोड पे घूम रहे हैं। मेरी दुकान में घुसे हैं, मेरा बेटा था जिसे मारने के लिए वो घुसी है। बेटा तो शुक्र है बच गया, लेकिन नुकसान देखिए आप कितना कर रखा है। दुकान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेरा, कम से कम मेरा 7 से 8 हज़ार रुपये का नुकसान उस समय हो रखा है। आपके सामने सारी सींगें तोड़ दी हैं, ये आपको दिखाई गई हैं। पूरा नुकसान हुआ, कांच के कई सामान टूट गए हैं। इधर देखिए आप किस कंडीशन पे है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।